चलेगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। चलो, हाँ जी। कुछ लोग कुछ पूछ रहे हैं, उनका जवाब देता हूं। पहले एक ने पूछा है नई यूनिट कब स्टार्ट होगी। अभी तो इस यूनिट के अंदर ही बहुत टाइम लगेगा, तब जाके नई यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, फिजिक्स के अंदर यूनिटें छोटी नहीं है, ठीक है ना। और इस बार के पेपर को देखते हुए अपन कुछ भी अतिरिक्त बुक का भी, किसी एक्स्ट्रा बुक के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा भी है, उसको भी इंक्लूड करते हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो छोड़ पूछेंगे कुछ भी नहीं अपन, इसलिए टाइम लगेगा। और नई यूनिट स्टार्ट होने के अंदर तो और भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ जी। अभी तो ये मान लो इस यूनिट का हाफ पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो इस यूनिट के अंदर ऑपरेटर हैं जो मेन क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। अभी तो ये मान लो जनरल चर्चाएं हैं हर टॉपिक के ऊपर, इतनी क्लासेस है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ लोगों के सवाल हैं, मेरे पास में फोन भी आए हैं, कई लोगों के सवाल इस तरीके से हैं कि सेकेंड ईयर की एग्जाम लगेगी क्या। देखो, मैं आप लोगों से, अब आप लोग मैसेज करना बंद करोगे तो मैं तभी कुछ लिख पाऊंगा ना। आप लगातार मैसेज करते जाओगे तो मैं ना देख पाऊंगा ना कुछ बता पाऊंगा। ठीक है ना। चलो, चलो ठीक है, सुनो रे, ध्यान दो सारे के सारे। ज्यादातर लोगों का, स्टूडेंट का एक ही सवाल है, सेकेंड ईयर की एग्जाम लगेगी क्या। देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही कहा है कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पूर्ण रूप से प्रमोट हुए। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर अभी तक आप लोगों की एग्जाम नहीं लगी है। मुझे पता है आप में से कोई भी नहीं चाहता कि एग्जाम हो, सिवाय यूनिवर्सिटी के। कोई नहीं चाहता एग्जाम हो, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि हम थर्ड ईयर के अंदर हैं इस टाइम पे, और हम एग्जाम देना नहीं चाहते क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं। ठीक है, और हमने जो बहुत पहले पढ़ा था वो हमें अब याद भी ढंग से नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग एग्जाम देने के पक्ष में भी नहीं। ठीक है, और आपके पक्ष में आप जिस चीज के हो वो होने के चांस बिल्कुल कम है कि आप चाहते हो एग्जाम ना हो। देखो, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों से कह रहा था कि यूनिवर्सिटी ने केवल और केवल फर्स्ट ईयर को ही प्रमोट किया है, सेकेंड ईयर को प्रमोट करने का यूनिवर्सिटी का कोई विचार नहीं है। ये आप लोग खुद सोच सकते हो कि एक साल के आधार पर किस तरीके से मार्कशीट बनाई जाएगी। इसलिए ये तो कहीं ना कहीं मुझे शुरू से ही लग रहा था कि एग्जाम को लेके यूनिवर्सिटी सतर्क हो। अब क्या हुआ, सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल जारी किया। तो कुछ लोगों ने सोचा यार वो तो उदयपुर की यूनिवर्सिटी है, अपन को क्या काम है उदयपुर से। अब ये लो शेखावटी यूनिवर्सिटी ने भी जारी कर दिया। ठीक है, और जैसे जैसे ये यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम का टाइम टेबल ढाल रखी है, अपने एग्जाम का शेड्यूल बना रखी है, उसके आधार पे तो ये लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एग्जाम लेगी। और मेरी बात सुनो, बड़ी काम, मैंने आज शेखावटी यूनिवर्सिटी का और एक है अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी, मैंने दोनों का फाइनल ईयर का पेपर देखा। फाइनल ईयर का पेपर इसका भी देखा मैंने, और मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी फाइनल ईयर का पेपर देखा। तो मुझे ये नजर आया कि जो शेखावटी यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, ये अभी का छपा हुआ पेपर है। ये पेपर अभी का छपा हुआ पेपर है, मतलब कोरोना से पहले ये पेपर नहीं छपे थे। ये लेटेस्ट पेपर छपे हुए हैं जिसके अंदर टाइम लिखा हुआ है कितने घंटे का, 1.5 घंटे का। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं, ये पेपर पहले के छपे हुए हैं जिनके अंदर टाइम लिखा हुआ है 3 घंटे का। अब जब 3 घंटे की एग्जाम होती है तो ये लोग क्या करते हैं, पेपर को थोड़ा ढंग से बनाते हैं। और जब 1.5 घंटे की एग्जाम करानी है तो इन लोगों को ये भी आदेश है कि पेपर को आपको बिल्कुल इजी करना है। ठीक है ना।
अब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले तो बिल्कुल सतर्क रहो, उनका पेपर तो क्या आएगा, टाइट आएगा, इजी आने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पेपर तो पहले ही छप चुके हैं, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप लोग सोच रहे हो कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, तो देखो अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम को लेके किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है ना। शेखावटी यूनिवर्सिटी का आया है, कई यूनिवर्सिटियों ने जारी भी कर दिया टाइम टेबल, और वो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा भी रही है, ठीक है ना। अब जब शेखावटी कराएगी, मत्स्य यूनिवर्सिटी करवाएगी, एमडीएसयू करवाएगी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया, तो फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करवाएगी भाई? जब इतनी सारी यूनिवर्सिटियां करवाने के पक्ष में होगी तो राजस्थान विश्वविद्यालय क्यों नहीं होगा? ये भी तो राजस्थान के अंतर्गत ही तो आता है, ठीक है, कहीं बाहर का विश्वविद्यालय तो है नहीं कि ये नहीं करवाएगा। तो आप लोग ये मान के चलो कि आपके एग्जाम होने के चांस तो हैं, ठीक है ना। आप गलत फहमी में मत रहो कि किसी ने हमसे कह दिया कि एग्जाम नहीं होगी, ठीक है ना। मैं तो स्टार्टिंग से ये कह रहा हूँ, कोई पूछता है एग्जाम होगी तो मैं कह रहा हूँ सेकंड ईयर की एग्जाम होगी। क्यों होगी एग्जाम? अरे होनी होगी, क्यों नहीं होगी एग्जाम? जब फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया तो एक ईयर के आधार पर मार्कशीट कैसे बनेगी, ये आप खुद भी सोच सकते हो, इतना तो कॉमन सेंस आप लोगों को भगवान ने दिया ही है, ठीक है ना। मैं ऐसे कह दूं एग्जाम नहीं होगी, कल टाइम टेबल यूनिवर्सिटी जारी कर देगी, तो कहने वाले पीछे हट जाते हैं बाद में, ठीक है ना। आप कम से कम ये तो मत कहो कि एग्जाम नहीं होगी, ठीक है, आप ये तो कह के रखो कि एग्जाम होगी, तो किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ के तो रखेगा, थोड़ा बहुत तैयारी तो रखेगा। बाद में अचानक टाइम टेबल जारी कर दिया, ठीक है, और फिर पता चलेगा आप लोगों को दिक्कत क्या होती है, ठीक है। अब सब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर एग्जाम होती है तो 50% पढ़ के जाएं क्या? बिल्कुल आप 50% पढ़ के जाओ, लेकिन मैथ केमिस्ट्री के अंदर ये कंसेप्ट आप लोगों का काम करेगा, फिजिक्स के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं तो ये कहूंगा फिजिक्स के अंदर आप चारों की चारों यूनिट पढ़ के जाओ। अगर आपको पेपर अच्छा करना है तो चारों की चारों यूनिट पढ़ के जाओ। आप 2 यूनिट पढ़ के जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं रिस्क का मामला रह सकता है, ठीक। अगर आपको ये करना है कि मैं 2 यूनिट तो बड़ी अच्छे से पढ़ के जाऊं और 2 यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ के जाऊं, तो ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन के अंदर 2 एग्जाम भी हो सकती है, 1.5 घंटे की एक एग्जाम, 1.5 घंटे की एक एग्जाम, और गैप बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप लोगों को पता है फाइनल ईयर के देखा होगा आप लोगों ने क्या गैप मिले, ठीक है ना, एक एक दिन का गैप। इस वजह से फाइनल ईयर के कई लोगों के फिजिक्स के पेपर खराब हो गए, क्योंकि फिजिक्स के पेपर तो पहले ही टाइट आए थे अब की बार के फाइनल ईयर के। और दूसरी बात समस्या ये थी कि जो 2 यूनिट पढ़ के गए उनको काफी हद तक प्रॉब्लम देखने को मिली। जो चारों पढ़ के गए या ज्यादा से ज्यादा पढ़ के गए उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो करो, ठीक है। कब वो यूनिवर्सिटी एग्जाम कब कराए, अक्टूबर में करवाए, नवंबर में करवाए, दिसंबर में करवाए, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है ना। अब ये भी नहीं कह सकता कि मान लो थर्ड वेव आ जाए तो उसके कारण आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन्ड भी हो जाए, ठीक है। बाद में अगर यूनिवर्सिटी अभी करवाने के पक्ष में नहीं है राजस्थान विश्वविद्यालय, बाद में अगर थर्ड वेव आ जाए तो उसके कारण कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जहां तक लग रहा है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों की एग्जाम करवा ही लेगी, ठीक है ना। तो ये गलत फहमी में मत रहो कि हमारी एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। और देखो आपकी बार सोल्ड पेपर काम नहीं कर रहे फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो आप सोचोगे मैं सोल्ड पेपर में से पढ़ जाऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से पढ़ जाऊंगा, ये सब पागलपन है, ठीक है। चल अब भाई आरयू में गहलोत की चलेगी, ये सब देखो पॉलिटिकल मामले में ज्यादा समझता हूं नहीं है ना, राजनीति मुझे ज्यादा आती नहीं है। और जिन लोगों को राजनीति आती है ना यहाँ पे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उनको भी कुछ खाक की राजनीति भी नहीं आती, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये आते हैं ना कई युवा नेता और ये सब धरे रह जाएंगे, जिस दिन एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएंगे ना धरना दे के बैठे रहेंगे, वहां से यूनिवर्सिटी टाइम टेबल जारी कर देगी और फिर कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल हो जाएगा, एग्जाम लग भी जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब पागलपंती की बात। देखो बीएससी बीएड की मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक, है ना। मैं तो ये कहता हूँ ज्यादा भी नहीं, कम से कम एक एक यूनिट तो तैयार करके रखो। भाई ज्यादा भी नहीं, अभी तो नहीं यार, कब आएगी, कम से कम एक एक यूनिट का मटेरियल तो तैयार करके रखो, कल को अगर एग्जाम भी हो जाए तो
हमें इतना तो ज्यादा लोड ना पड़े, कम से कम एक एक मिनट तो पीसीएम में पढ़ के रखो, ठीक है ना। कुछ नहीं कह सकते, कब कुछ हो जाए, है ना, ठीक है। आप लोग अब ध्यान दो ना। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, काफी चर्चाएं होगी, नहीं तो अपन लेट हो जाएंगे ना। हर यूनिट के अंदर से क्वेश्चन आए हैं ना, ठीक है ना। मैं एक बात बताऊं, देखो ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाओगे ना तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सेलेक्टेड पढ़ के जाओगे तो फिर आप लोग यही कहोगे कि सर मेरा पेपर खराब हो गया, ठीक है ना, मेरा पेपर खराब हो गया। पेपर खराब नहीं करना, ठीक है ना। अभी आपके पास समय है, आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब फाइनल ईयर वालों को भी काफी टाइम से कह रहा था कि तुम्हारी एग्जाम लगेगी, तुम तो 4 यूनिट के पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाओ। लेकिन वो तो नहीं, हम तो 2 यूनिट पढ़ के जाएंगे, आधा ही तो पढ़ना है। पढ़ लो। आधा पढ़ के गए हैं वो, आधे के अंदर से उनको आधा आता है, ठीक है। बचेगा क्या फिर, नील बटा नील, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ ना, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग लगाना, अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण। अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, ठीक है। इसके अंदर भी फर्स्ट डेरिवेशन है, वो ये है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। चलो ध्यान दो ना, केवल आप बोर्ड पे ध्यान दो। देखो समझना ना क्या है पूरी कहानी, एक बार लिख लो हेडिंग आप लोग, अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण। और इसके अंदर भी फर्स्ट है हमारे पास में, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण, ठीक है। बहुत ही सिंपल है टॉपिक, लेकिन समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है। अब आप लोग 5-10 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरे टॉपिक को समझो, आप लोगों को सब कुछ इसके अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा ना, बिल्कुल सटीक ध्यान लगाना बोर्ड पे, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। ये है हमारी सूक्ष्मदर्शी, ये लीजिएगा, ये है सूक्ष्मदर्शी, ध्यान रखिएगा। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी है, इसकी सहायता से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करना है। मेरी बात सुनो, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास में, सूक्ष्म कण है, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कहीं ना कहीं कि सूक्ष्म कणों को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हमें सूक्ष्म कणों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लीजिएगा ये पेन है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास में, पेन। अब ये पेन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर होगा कि सर इस पेन पे लाइट पड़ती है और वो लाइट फिर हमारी आंखों में आती है, जिसके कारण हमें ये क्या होता है, पेन दिखाई देता है। भाई इस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद में वो प्रकाश कहाँ पे जाता है, परावर्तित होकर हमारे आंखों में जाता है, जिसके कारण मुझे क्या दिखाई देती है, ये पेन दिखाई देती है। ये पेन मुझे क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के कारण मुझे दिखाई देता है। यानी प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर जब हमारी आंखों में आता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है ना। यही तो अपन लाइट की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो इस वस्तु का दिखाई देना किस पे निर्भर है, प्रकाश पर। प्रकाश इस पर पड़ेगा, परावर्तित होकर हमारी आंखों में आएगा, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देगी, ये वाली वस्तु दिखाई देगी। अब ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इसे नाम दे देता हूं मैं बिंदु O।
इसे क्या नाम दे दिया मैंने? बिंदु ओ नाम दे दिया। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे ढंग से। इस इलेक्ट्रॉन को देखना है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसकी सहायता से देखना है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कब दिखाई देगा? जब इस पर भी क्या पड़े? प्रकाश आपतित हो। जब इस पर भी प्रकाश आपतित हो और यहां से प्रकाश प्रकीर्णित होकर कहां चला जाए? सूक्ष्मदर्शी में चला जाए, तब जाके हमें क्या दिखाई देगा? ये इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ये इलेक्ट्रॉन हमें कब दिखाई देगा? जब इस इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश आपतित हो और यहां से प्रकीर्णित प्रकाश यहां से प्रकीर्णित प्रकाश सूक्ष्मदर्शी पर पहुंचे, तब जाके हमें ये क्या दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। यानी इलेक्ट्रॉन का दिखाई देना किस बात पर निर्भर करता है? जब इस पर क्या होगा? प्रकाश आपतित होगा। प्रकाश बोल दो या फिर बोल दो फोटोन, जब इस पर आपतित होगा तभी क्या दिखाई देगी? हमें ये वस्तु दिखाई देगी या फिर ये कण हमें दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश आपतित करता हूं। तो ये लीजिएगा, ये मैंने प्रकाश आपतित किया, या फिर मैं ऐसे बोल दूं मैंने क्या आपतित किया है? फोटोन आपतित किया है। तो ये लीजिएगा, ये हो गया मेरे पास में आपतित फोटोन। इधर लिख देता हूं नीचे, ये हो गया मेरे पास में आपतित फोटोन। अब क्या होता है सुनना, फोटोन क्या होता है? इस बिंदु O से जहां इलेक्ट्रॉन है इससे टकराता है और टक्कर करने के बाद में फोटोन क्या होता है? प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित होकर कहां पहुंचता है? इस सूक्ष्मदर्शी में पहुंचता है। तो कुछ ऐसे पहुंचता है, देखो कुछ इस तरीके से ये पहुंचता, कुछ इस तरीके से ये पहुंचता है। सर इसका क्या मतलब है? मैं इसको पॉइंट देता हूं A, इसको पॉइंट देता हूं B। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या है? मेरे पास में प्रकीर्णित फोटोन है। ये क्या है? मेरे पास में प्रकीर्णित फोटोन है। और मैं इधर भी लिख देता हूं, ये क्या है? मेरे पास में प्रकीर्णित फोटोन है। समझना बड़ा काम का टॉपिक है ना। ये क्या है? प्रकीर्णित फोटोन है। यानी हुआ क्या? फोटोन आपतित हुआ इस स्थिर इलेक्ट्रॉन पर और इससे टकराने के बाद में प्रकीर्णित होकर कहां पहुंच गया? सूक्ष्मदर्शी में पहुंच गया। तो सर आपने ये दो क्यों दिखाए हैं? मैंने ये दो दिखाए इसलिए हैं कि देखो यहां से अगर प्रकाश जा रहा है या फोटोन प्रकीर्णित होकर जा रहा है, तो ये वाली दिशा हो गई OA, ये वाली दिशा हो गई OB। तो क्या प्रकाश या फोटोन प्रकीर्णित OA या OB दिशा के अनुदिश ही होगा क्या? नहीं, प्रकाश OA से लेके OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है। OA में भी जा सकता है, OB में भी जा सकता है, इसके बीच में कहीं पे भी जा सकता है। तो सर क्या प्रकाश बाहर नहीं जाएगा? प्रकाश बाहर भी जा सकता है, लेकिन मेरी बात ढंग से सुनो। अगर प्रकाश इस लिमिट को क्रॉस करके OA और OB वाली लिमिट को क्रॉस करके बाहर जाता है, मान लो यहां से प्रकीर्णित हुआ फोटोन OA के इधर चला गया या फिर OB के इधर चला गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस इलेक्ट्रॉन को अपन देख नहीं पाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रेक्षण तभी संभव है जब हम क्या करें, यहां पर कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है ना, वो OA और OB के बीच में कहीं पे भी सूक्ष्मदर्शी में पहुंचे, यानी कहीं से भी कहां पे पहुंचे? सूक्ष्मदर्शी के अंदर पहुंचे, तभी इलेक्ट्रॉन का प्रेक्षण क्या है? संभव। तो वापस रिपीट करता हूं, ये सूक्ष्मदर्शी है, ये इलेक्ट्रॉन है। हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इलेक्ट्रॉन देखना है। हमको ये पता है कि हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है और हमारी आंखों में पहुंचता है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है।
सर सूक्ष्मदर्शी क्यों उपयोग में लिया है? क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है सूक्ष्म कण, और सूक्ष्म कणों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। मैंने क्या किया, इस पर फोटोन आपतित किया। अब फोटोन प्रकीर्णित होकर OA दिशा में जाता है, OB दिशा में जाता है, इनके बीच में कहीं पे भी जा सकता है, OA के इधर भी जा सकता है, OB के इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन हमें दिखाई कब देगा? हमें इलेक्ट्रॉन तभी दिखाई देगा जब फोटोन क्या करे, OA दिशा या OB दिशा के अनुदिश या फिर इसके बीच में कहीं पे भी जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ही हमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन का प्रेक्षण होता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं। अदरवाइज इस इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित करना तभी संभव है जब प्रकीर्णित फोटोन OA या OB के बीच में कहीं भी सूक्ष्मदर्शी में पहुंचे, कहीं से भी कहां पे पहुंचे, सूक्ष्मदर्शी के अंदर पहुंचे, तभी क्या है, इसका क्या संभव है, यहां पे प्रेक्षण संभव है। चलो आ जाओ, ये वाली दिशा ले लेते हैं अपन X दिशा, और ये वाली दिशा ले लेता हूं मैं, कौन सी दिशा, ये वाली दिशा ले लेते हैं अपन, कौन सी दिशा, Y दिशा। ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल भी ले लेते हैं अपन अल्फा। ठीक है, सुनना ढंग से, समझना, बड़ी काम की चीज। अब क्या करना है हमें, देखो जब ये फोटोन आपतित हुआ इस स्थिर इलेक्ट्रॉन पर, और मान लो इस स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद में OA दिशा के अनुदिश गया, प्रकीर्णित कौन सी दिशा के अनुदिश हुआ है, OA दिशा के अनुदिश हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को क्या करना है, कुछ कंपोनेंट ज्ञात करने हैं, या तो OA के अनुदिश ले अपन, या फिर किसके अनुदिश ले, OB के अनुदिश ले। फिर क्या करना है, हमें कंपोनेंट ज्ञात करने हैं। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं। मान लीजिए ये जो फोटोन आपतित हुआ है, इसकी वेवलेंथ है कितनी, लैम्डा डैश है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा डैश है। तो इसका संवेग कितना होगा, तो देखो संवेग होता है लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, ये होता है ना रिलेशन, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, तो P इक्वल टू कितना होता है, H अपॉन लैम्डा। लेकिन मैंने क्या बोला है, आपतित फोटोन की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डैश है। अगर लैम्डा डैश है तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, इसका संवेग हो जाएगा H अपॉन लैम्डा डैश, किसका, आपतित फोटोन का। और मैं कह देता हूं प्रकीर्णित जो फोटोन है ना, इस प्रकीर्णित फोटोन की वेवलेंथ है कितनी, लैम्डा। अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा, और इसका संवेग भी कितना हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो फोटोन है वो OA दिशा के अनुदिश गति कर रहा है। फोटोन कौन सी दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, OA दिशा के अनुदिश गति कर रहा है। अगर फोटोन OA दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, प्रकीर्णित फोटोन अपन ने कौन सा लिया है, OA वाला लिया है, OA दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग स्थानांतरित हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। नहीं समझ में, सुनो, ये फोटोन आपतित हुआ, ये प्रकीर्णित होकर जाता है OA दिशा के अनुदिश, या फिर जाता है OB दिशा के अनुदिश, और ये जब OA और OB के बीच में कहीं से भी जाता है तो हमें ये इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। मैंने माना आपतित फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा डैश, तो इसका संवेग हो गया H अपॉन लैम्डा डैश, और प्रकीर्णित फोटोन की जो वेवलेंथ है वो ले ली लैम्डा, तो इसका संवेग हो गया H अपॉन लैम्डा, या फिर इसका संवेग भी कितना हो गया, H अपॉन लैम्डा। अब मेरे पास जो फोटोन है वो प्रकीर्णित होता है कौन सी दिशा के अनुदिश, OA दिशा के अनुदिश प्रकीर्णित होता है। तो पता है क्या होता है, जब ये फोटोन आपतित होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कुछ संवेग स्थानांतरित करेगा। लेकिन जब मैंने फोटोन लिया है प्रकीर्णित कौन सा, OA, जब मैं प्रकीर्णित फोटोन OA लेता हूं
तो उस कंडीशन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग स्थानांतरित हुआ ये हमें ज्ञात करना है। फिर ज्ञात करना है कि जब मैं लेता हूं यहां पे फोटोन कौन सी दिशा के अनुदिश, ओबी दिशा के अनुदिश, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग स्थानांतरित हुआ वो ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन को जो संवेग स्थानांतरित हुआ है वो संवेग कैलकुलेट करना है। तो वो संवेग हम दो अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे। एक कंडीशन तो कब, जब प्रकीर्णित फोटोन कौन सी दिशा के अनुदिश है, ओए दिशा के अनुदिश, और एक बार उस संवेग को कैलकुलेट करेंगे जब प्रकीर्णित फोटोन कौन सी दिशा के अनुदिश गति कर रहा है, ओबी दिशा के अनुदिश गति कर रहा है। अब देखते हैं अपन, जब प्रकीर्णित फोटोन ओए दिशा के अनुदिश है तो इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग स्थानांतरित हुआ ये कैलकुलेट करना है। बड़ा ही आसान है, ढंग से समझना। देखो देखो, ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा बिंदु O, ये हमारा फोटोन आपतित हुआ, ठीक है बिल्कुल। ये रहा हमारा प्रकीर्णित फोटोन, और ये कौन सी दिशा है मेरे पास में, ओए दिशा है। ये वाली दिशा कौन सी है मेरे पास में, वाई दिशा है। और ये वाली दिशा कौन सी हो गई मेरे पास में, एक्स दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई, एक्स दिशा हो गई, ठीक है। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बोला था ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। ओए दिशा के अनुदिश जो फोटोन है उसका संवेग कितना है, सर ये है h अपॉन लैम्डा। अब मेरी बात सुनो, ये संवेग है h अपॉन लैम्डा। अगर मैं इसका y दिशा में घटक ज्ञात करूंगा तो ये एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। तो इसके साथ अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो इस दिशा में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा कॉस अल्फा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। मान लो अपने पास में जो फोटोन है वो प्रकीर्णित हुआ है ओबी दिशा के अनुदिश। कौन सी दिशा के अनुदिश प्रकीर्णित हुआ है, ओबी दिशा के अनुदिश प्रकीर्णित हुआ है। और ये वाला एंगल कितना है मेरे पास में, अल्फा है। और ये प्रकीर्णित जो फोटोन है उसका संवेग है h अपॉन लैम्डा। तो इसका इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। ये हो जाएगा मेरे पास में h अपॉन लैम्डा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा मेरे पास में h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। दो स्थिति है मेरे पास में, या तो फोटोन OA के अनुदिश प्रकीर्णित हो या फिर फोटोन OB के अनुदिश प्रकीर्णित हो। तो ये मेरे पास में दो स्थितियां यहाँ पे बनती है। हाँ जी, किसने क्या क्या मैसेज लिखा वो देख लेता हूँ। अभी रुक जा, OA और OB का, सर वाई दिशा में तो साइन होता है, दिमाग की कमी है, बिल्कुल वाई दिशा में साइन होता है। एंगल कहाँ से है, एंगल कहाँ से है, रट रखी है चीजों को समझते नहीं हो। ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा होता है, ये आर साइन थीटा होता है। एंगल कौन सी अक्ष से था, ये एक्स अक्ष से था। यहाँ पे एंगल कौन सी अक्ष से है, वाई अक्ष से है। जिस अक्ष से एंगल होता है वही कंपोनेंट कोस वाला होता है, और दूसरा क्या होता है, साइन वाला होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ढंग से देखा करो चीजों को, ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, किसी ने पूछा कि ये संवेग दोनों सेम होंगे क्या। प्रकीर्णित फोटोन का संवेग दोनों का क्या है, सेम है। चाहे वो ओए दिशा के अनुदिश गति करे, चाहे वो ओबी दिशा के अनुदिश गति करे। ठीक है, चलो ध्यान दो, सुनो। अब हमें तो क्या ज्ञात करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग स्थानांतरित हुआ, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना। सर हम कैसे ज्ञात करें इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग स्थानांतरित हुआ दोनों कंडीशन के अंदर। बहुत ही सिंपल है, संवेग संरक्षण का नियम लगाओ। आओ देखो, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले का टोटल संवेग टक्कर के बाद का टोटल संवेग के बराबर होना चाहिए।
अब देखो ये क्या है मेरे पास में आपतित फोटोन, इसका संवेग कितना है h अपॉन इसका संवेग है लैम्डा डैश, तो ये लीजिएगा h अपॉन लैम्डा डैश। ये है मेरे पास में स्थिर इलेक्ट्रॉन, स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होगा 0, और ये जो संवेग कैलकुलेट कर रहा हूं वो मैं x दिशा के अनुदिश कर रहा हूं, x दिशा में ले रहा हूं ना, कौन सी दिशा में ले रहा हूं x दिशा के अंदर ले रहा हूं। ये तो हो गया टक्कर से पहले का आपतित फोटोन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग। अब टक्कर के बाद क्या है मेरे पास में, टक्कर के बाद मेरे पास में जो फोटोन है वो कौन सी दिशा में है OA दिशा में है, तो इस OA दिशा के अंदर जो फोटोन है उसका संवेग कितना है h अपॉन लैम्डा, तो इसका x दिशा में कंपोनेंट कितना है सर, इसका x दिशा में कंपोनेंट है h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। लेकिन ये वाला तो है x दिशा में प्लस में और ये वाला है x दिशा में माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब बचा मेरे पास में क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टक्कर के बाद जो संवेग है वो ले लेता हूं मैं px, या फिर pxa से इंडिकेट कर दो, तो यहां से pxa कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में h अपॉन लैम्डा डैश प्लस ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा और ये आ गया साइन, क्या आ गया साइन। वापस बताता हूं, मेरे पास में दो स्थितियां हैं, मुझे क्या लगाना है संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। मैं इतना जानता हूं टक्कर से पहले का टोटल संवेग टक्कर के बाद के टोटल संवेग के बराबर होना चाहिए। टक्कर से पहले का टोटल संवेग हो गया आपतित फोटोन का और स्थिर इलेक्ट्रॉन का, टक्कर के बाद क्या है प्रकीर्णित फोटोन और जो इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग। तो देखो टक्कर से पहले कितना है h अपॉन लैम्डा डैश, स्थिर इलेक्ट्रॉन का हो गया 0, टक्कर के बाद में x दिशा के अंदर संवेग क्या है मेरे पास में, x दिशा के अंदर तो ये संवेग है मेरे पास में h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा लिख दिया, लेकिन ये x अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए क्या लगा दिया मैंने माइनस लगा दिया, और इलेक्ट्रॉन का संवेग को किससे इंडिकेट कर दिया pxa से इंडिकेट कर दिया, तो pxa कैलकुलेट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास में। ये क्या है, जब फोटोन OA दिशा के अनुदिश प्रकीर्णित होता है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित क्या है संवेग है। इधर कैलकुलेट करते हैं, देखो टक्कर से पहले तो क्या है मेरे पास में h अपॉन लैम्डा डैश प्लस 0, अब टक्कर के बाद क्या है मेरे पास में x दिशा में संवेग कितना है, ये रहा h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, और इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित जो संवेग है उसको लिख देता हूं मैं pxb से। कि b किस बात को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमारा इस अवस्था में फोटोन कौन सी दिशा में गया है OB दिशा में, ये एक इस बात को इंडिकेट कर रहा है हमारा फोटोन कौन सी दिशा में गया है OA दिशा में, और यहाँ पे फोटोन कौन सी दिशा में गया है OB दिशा में। यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया pxb इक्वल टू h अपॉन लैम्डा डैश माइनस का h अपॉन लैम्डा और ये आ गया हमारे पास में साइन अल्फा। एक बार बताओ ये बात आप लोगों के यहां तक की समझ में आई, एक बार फटाफट रिप्लाई करो, एक बार फटाफट रिप्लाई करो क्योंकि ये बड़ा काम का है। लास्ट का वापस तो एक संवेग हमने ये कैलकुलेट कर लिया, एक संवेग हमने क्या कर लिया ये वाला कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब एक काम करो, क्या कह रहे हो दोनों सेम कहां से आए हैं, सुनो मैं तो इसकी बात कर रहा था, ये दोनों क्या है सेम, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग क्या है दोनों का सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग तो डिफरेंट ही आएगा, एक में प्लस आएगा और एक में क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या मतलब निकला इस चीज का, देखो ये संवेग है pxa और ये संवेग है मेरे पास में pxb। अब समझना, देखो ढंग से समझना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है, और ये रहा हमारे पास में OA और ये रहा मेरे पास में OB। अब फोटोन OA दिशा के अनुदिश जाता है
तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग कितना होता है, pxa। अगर फोटोन ओबी दिशा के अनुदिश जाता है, प्रकीर्णित होता है, तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग कितना होता है, pxb। तो फोटोन OA से लेके OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है। अगर फोटोन OA से OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो स्थानांतरित संवेग है उसमें अनिश्चितता होगी, और वो अनिश्चितता क्या होगी, यहां से लेके यहां तक के बीच में होगी। वो जो अनिश्चितता होगी वो किसके डिफरेंस के बराबर होगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। मेरी लाइन को ढंग से समझना, ढंग से कैच करना लाइन को। मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई जो फोटोन है ना वो OA दिशा में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग होता है pxa। जब फोटोन OB दिशा के अनुदिश जाता है तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग है pxb। तो फोटोन तो आपका OA से लेके OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है। अगर फोटोन OA से लेके OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो स्थानांतरित संवेग है उसमें जो अनिश्चितता होगी वो किसके बराबर होगी, इन दोनों संवेग के डिफरेंस के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं डेल्टा px ज्ञात करूं तो वो px क्या होगा, pxa माइनस pxb के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, pxa माइनस pxb के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो फोटोन है ना वो OA दिशा के अनुदिश जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को इतना संवेग स्थानांतरित होता है। जब OB दिशा के अनुदिश जाता है तो इलेक्ट्रॉन को इतना संवेग स्थानांतरित होता है। तो फोटोन तो OA से लेके OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है। अगर फोटोन OA से OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को जो स्थानांतरित संवेग है उसमें अनिश्चितता किसके बराबर होगी, pxa माइनस pxb के बराबर होगी। अभी हमने क्या ज्ञात किया था, pxa ज्ञात किया था। तो हमारा जो pxa है वो ये रहा, h अपॉन लैम्डा डैश प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। तो ये हो गया मेरे पास में h अपॉन लैम्डा डैश साइन अल्फा, सॉरी h अपॉन लैम्डा डैश, फिर था मेरे पास में प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। ठीक है, और इस वाले में क्या आ रहा है, हमारा माइनस आ रहा है। तो इस वाले के अंदर आएगा मेरा h अपॉन लैम्डा डैश माइनस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखो इसको सॉल्व करें तो डेल्टा px बराबर कितना आएगा, h अपॉन लैम्डा डैश h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश माइनस माइनस प्लस, ये हो गया h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। इससे ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो डेल्टा px बराबर कितना हो गया, 2h अपॉन लैम्डा, और ये हो गया साइन अल्फा। आगे की बात सुनना, देखो अब क्या है, स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो देखो स्थिति में जो अनिश्चितता होती है ना, मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति में अनिश्चितता होती है वो सूक्ष्मदर्शी के कंसेप्ट से लिखी जाती है, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता होती है ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। और ये जो अनिश्चितता होती है ये होती है लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। ये रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स के अंदर देखने को मिलता है कि जो सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता होती है वो कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा होती है। यानी ये सूक्ष्मदर्शी के कंसेप्ट से ये आता है, ठीक है ना। तो ये हमें डायरेक्ट ही इसके अंदर क्या करना है, याद रखना है, इसको अलग से डिराइव हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से ये आती है हमारे पास में डेल्टा एक्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता।
आप दोनों को गुणा कर दो। अगर आप डेल्टा एक्स को डेल्टा पी एक्स से गुणा करोगे तो ये है मेरे पास में लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, और इधर है मेरे पास में 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? h बचेगा। अगर ये h बचेगा तो ये आ गया मेरे पास में डेल्टा x डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? h आ गया। ये आ गया मेरे पास में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या आ गया ये मेरे पास में? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। अब कोई कहेगा नहीं सर आपने तो ये कहा था हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अंदर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स एच कट बाई 2 के बराबर या इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और तो एच भी तो एच कट बाई 2 से ज्यादा ही तो है। एच भी क्या होता है? एच कट बाई 2 से ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि h का मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और h कट का मान कितना होता है? 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34, उसके अंदर भी 2 का भाग लगाओगे तो h तो क्या होता है? h कट बाई 2 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं अपन यहां से कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो किसके बराबर मिलता है हमें? h कट बाई 2 के, सॉरी h के बराबर हमें यहाँ पे मिलता है। कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। जब फोटोन प्रकीर्णित होता है OA के अनुदिश, तब हम क्या करते हैं? संवेग कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित। और जब OB के अनुदिश गति करता है तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग कैलकुलेट करते हैं। दोनों संवेग को घटा के डेल्टा पी एक्स याद कर लेते हैं। डेल्टा एक्स जो है सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से आता है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। लास्ट में दोनों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं और h के बराबर हम ले आते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों ने हेडिंग लगा ली होगी, हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने, तो अब लिखने का प्रोग्राम स्टार्ट करो। लिखने का प्रोग्राम आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। लिखो, लिखना सारे के सारे। एक इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, एक इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। माना यह इलेक्ट्रॉन, माना यह इलेक्ट्रॉन बिंदु O पर स्थित है। यह इलेक्ट्रॉन बिंदु O पर स्थित है। इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए इस पर लैम्डा डैश तरंग दैर्घ्य का, इस पर लैम्डा डैश तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, ब्रैकेट के अंदर लिख लो फोटोन, है ना, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना फोटोन, आपतित किया जाता है। लैम्डा डैश तरंग दैर्घ्य का फोटोन प्रकाश आपतित किया जाता है। यह प्रकाश, ब्रैकेट में फोटोन लिखते चलना प्रकाश के में ना, यह प्रकाश इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर, यह प्रकाश इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर, इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर सूक्ष्मदर्शी में पहुंचता है, सूक्ष्मदर्शी में पहुंचता है। सूक्ष्मदर्शी में पहुंचता है।
लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। माना सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, अर्थात डेल्टा एक्स, अर्थात डेल्टा एक्स उन दो बिंदुओं के, उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है, उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है जिनका विभेदन, जिनका विभेदन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जिनका विभेदन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया गया है या किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, ये लिखना सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से डेल्टा एक्स बराबर लिखो लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। डायरेक्टली ये हमें याद रखना है, डायरेक्टली हमें ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। कोई लिख रहा है समझ में नहीं आया, बोलो क्या समझ में नहीं आया, रिप्लाई करोगे भाई ये बात समझ में नहीं। मैंने तो मेरा यहाँ पे पूरा 100% दिया है। तुम बेवकूफों कहीं पूछ रहे हैं कि फोटोन का संवेग अलग अलग है, आना चाहिए, दिशा अलग अलग है, क्या पागलपंती वाली बात है यार। ये फोटोन इस पर आपतित हुआ, इसका वेवलेंथ लैम्डा डैश है, तो इसका संवेग कितना होगा, h अपॉन लैम्डा डैश। यहाँ से फोटोन प्रकीर्णित हो रहा है और कहाँ पे पहुंच रहा है, सूक्ष्मदर्शी के अंदर, तो OA में जा सकता है, OB में जा सकता है, इसके बीच में कहीं पे भी जा सकता है तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, इसके बाहर जाता है तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। तो ये जो प्रकीर्णित फोटोन है इसका वेवलेंथ कितना है लैम्डा, तो इसका संवेग कितना होगा h अपॉन लैम्डा, इसका भी संवेग कितना होगा h अपॉन लैम्डा, क्योंकि प्रकीर्णित फोटोन का संवेग कितना, सॉरी उसका वेवलेंथ कितना बोला है मैंने, लैम्डा कहा है। अब इसमें समझने का क्या है, जब ये फोटोन प्रकीर्णित होता है OA के अनुदिश तो इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग स्थानांतरित होता है, तो इस वाले के अंदर संवेग संरक्षण का नियम लगा दिया। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। ऐसे ही जब फोटोन प्रकीर्णित होता है OB के अनुदिश तो इधर संवेग संरक्षण का नियम लगा दिया, इधर से Pxa कैलकुलेट किया, इधर से Px भी कैलकुलेट किया। अब फोटोन प्रकीर्णित होकर OA से OB के बीच में कहीं पे भी जा सकता है, तो कहीं पे भी जा सकता है, तो इधर जाता है तो Pxa, इधर जाता है तो Pxb। तो अगर फोटोन कहीं पे भी जा सकता है तो इलेक्ट्रॉन को जो स्थानांतरित संवेग है उसकी, इलेक्ट्रॉन को जो संवेग स्थानांतरित हुआ है उसमें जो अनिश्चितता होगी वो Pxa माइनस Pxb के बराबर हो जाएगी। Px ज्ञात कर लिया, Px भी ज्ञात कर लिया, दोनों को घटाएंगे डेल्टा Px आ जाएगा, उसका डेल्टा x से गुणा करेंगे h के बराबर आ जाएगा। चलो हाँ जी, अरे इसको तो एक को तो यही समझ में नहीं आया कि साइन कॉस कैसे लेते हैं। ये r, ये थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा और ये हो गया r sin थीटा। कल को ऐसे मिलेगा ये आपको r, ये थीटा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin। हमने तो ये रट रखा है कि ये वाला हमेशा साइन आता है, ये वाला हमेशा कोस आता है, क्या पागलपंती है। एंगल देखो कहां से बन रहा है, उसके अंदर ये था, ये वाला एंगल था अल्फा और ये था h अपॉन लैम्डा, तो इधर तो आएगा h अपॉन लैम्डा कोस अल्फा और इधर आ जाएगा h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। ठीक है, हाँ इधर तो आएगा हमारे पास में कोस वाला और इधर क्या जाएगा मेरे पास में साइन वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब आ गया।
चलो लिख लिया ये। अब अब एक काम करो आप लोग, एक बार ये वाला डायग्राम बना दो ना, एक बार ये वाला डायग्राम आप लोग बना लो, फटाफट बनाना ना। ये वाला डायग्राम छाप लो फटाफट। डेरिवेशन पूरा करवाऊंगा आज की क्लास के अंदर ही ना, कहीं भाग मत जाना, टाइम हो गया 7 बज गए, लेकिन पूरा डेरिवेशन होगा, जो जाएगा उसका छूटेगा जाना है ना। देख, अरे उतार लिया इसे, चलेगा, हो गया। अब सुनो ना, ये यहाँ पे अपने पास में डायग्राम बना लिया होगा आप लोगों ने ना। अब इसके आगे लिखो, ठीक है ना, इसके आगे लिखना आप लोग, लिखना जब कोई फोटोन, जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर, जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर ओ ए व ओ बी दिशा, ओ ए व ओ बी दिशा के बीच, के बीच कहीं से भी, के बीच कहीं से भी सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है, के बीच कहीं से भी सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है, तभी इलेक्ट्रॉन को, तभी इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित किया जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित किया जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित किया जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित किया जाता है।
यदि आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश हो, यदि आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश हो, तो उसका संवेग h अपॉन लैम्डा डैश होगा। तो उसका संवेग h अपॉन लैम्डा डैश होगा। तो उसका संवेग h अपॉन लैम्डा डैश होगा। और यदि प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, और यदि प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, तो उसका संवेग h अपॉन लैम्डा होगा। ये भी समझा ही दिया था मैंने। क्या समझाया था कि यदि प्रकीर्णित फोटोन OA दिशा में गति करे तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग संरक्षण के नियम से, अभी जस्ट बताया था मैंने, ये होगा। तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, h अपॉन लैम्डा डैश प्लस 0 इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, माइनस भी आएगा इसके अंदर साइन अल्फा प्लस पी एक्स ए। यहां से उतार लो, पी एक्स ए इक्वल टू कितना आएगा, h अपॉन लैम्डा डैश प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। फटाफट उतार लो इसे ना, इसे ऐसे कैसे कॉपी कर लो। ये नेगेटिव कैसे आया? अरे भाई देखो, ये x की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए नेगेटिव लिया है इसने। ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए इसे पॉजिटिव लिया है। लिखो, इन लाइनों को लिख लो ऐसे कैसे। बस 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे आप लोग। लिख लिया ये, लिख लिया ये। लिख लिया ये, चले आगे। देखो, अगर ये लिख लिया तो वापस क्या लिखोगे, इधर लिखोगे OB, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके प्लस, और इधर आ जाएगा PXB, यहां से आएगा PXB, और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। कॉपी मार लो ऐसे कैसे, और समीकरण नंबर दे देना इसे 3, इसे दे देना समीकरण नंबर 3, कॉपी मार।
वही बात, दोनों का लैम्डा सेम थोड़ी होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फोटोन सूक्ष्मदर्शी के अंदर प्रकीर्णित होगा तो प्रकीर्णित फोटोन ओए में भी जा सकता है, ओबी में भी जा सकता है। ऐसे थोड़ी होगा कि जो ओए में जाएगा उसका लैम्डा अलग होगा, जो ओबी में जाएगा उसका लैम्डा अलग होगा, जो दोनों के बीच में जाएगा उसका लैम्डा अलग होगा। ऐसे थोड़ी होता है, अलग थोड़ी होगा भाई। अलग नहीं होगा ना। उतार दिया इसे, हो गया। कॉपी कर लो ऐसे कैसे, है ना। बस 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लो ना। देखो, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग में अनिश्चितता, ये कैसे कैलकुलेट करोगे समझा दिया मैंने। डेल्टा पी एक्स बराबर पी एक्स ए माइनस पी एक्स बी। तो समीकरण 2 व 3 से मान रखने का, ठीक है। तो यह आएगा h अपॉन लैम्डा डैश प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, फिर आएगा माइनस का h अपॉन लैम्डा डैश माइनस का h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। सोल्व करो इसे। तो डेल्टा पी एक्स बराबर कितना आएगा, h अपॉन लैम्डा डैश प्लस h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, h अपॉन लैम्डा डैश माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट जाएगा। डेल्टा पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा रे, ये आ जाएगा 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। समीकरण नंबर देंगे 4। समीकरण 1 व 4 से डेल्टा पी एक्स को गुणा कर दो डेल्टा एक्स से। उतार लो अगर किसी का रह रहा है तो ये लाइन उतारो। उतारते चलो ये लाइन। अरे भाई, मैसेज नहीं पड़ा आप लोगों का। किसका रह गया मैसेज, देखता हूँ। अच्छा, हेडिंग रिपीट करनी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेडिंग रिपीट करेंगे आप लोग। ये लो भाई, हेडिंग देख ले भाई, ये रही हेडिंग। अब ध्यान दीजिएगा ना, इसको सॉल्व कर लो। तो ये था मेरे पास में कितना, ये था अपने पास में, मैंने लिखा था स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा ना, और ये है मेरे पास में 2h अपॉन लैम्डा साइन। 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, h। उतार लो यहां तक ना। उतार लो फटाफट से। हाँ कंप्लीट हो गया ना, ठीक है।
यहाँ तक उतार लो, ठीक है। आगे इतना ना, कल शाम को फिर मिलते हैं 6 बजे, है ना, ठीक है। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। आज के लिए इतना ही, उतार लो इसे ना, किसी का रह रहा है।